हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में तो आपका जो शुष्क सेल होता है ना, शुष्क सेल का आपसे डिस्कशन कर लिया था। सीसा संचायक सेल जो होता है उस सीसा संचायक सेल का आपसे डिस्कशन कर लिया था, है ना। वहां पर मैंने उसका डायग्राम, उसमें होने वाली अभिक्रियाएं, उसके गुण और उसके दोष का डिस्कशन किया था। उसी के बाद जस्ट हमारा जो अगला सेल रहेगा वो है आपका फ्यूल सेल, है ना, यानी ईंधन सेल। तो यहां पर क्या है कि ईंधन सेल आपका लिखा हुआ फ्यूल सेल। देखिए छोटी सी बात ध्यान ये कर लीजिएगा कि जो आपका ईंधन सेल होता है ये भी एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है, यानी इसको क्या है कि ये भी एक बार खत्म होने के बाद दोबारा चार्ज इसको नहीं किया जा सकता है ना। तो फ्यूल सेल भी जो आपका है ये भी एक प्रकार का प्राथमिक सेल होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये हो जाता है। आप देखिए इसका डायग्राम क्या है ईंधन सेल का, ये आपका सामने बना हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका जो है विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है ना। ईंधन सेल में क्या होता है, ईंधन सेल में आपके विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है और यहाँ जो ऊर्जा वो ऊष्मा के रूप में प्राप्त होती है कि नहीं। जैसे आप ईंधन सेल का नाम है, देखिए नाम आ रहा है ईंधन सेल। अब ये ईंधन सेल, इसका जो प्रयोग होता है वो जो रॉकेट वगैरह जाते हैं अंतरिक्ष यान में उड़ते हैं तो उसमें जिस सेल का प्रयोग होता है वहां पर किसका प्रयोग होता है, वहां पर आपके फ्यूल सेल यानी ईंधन सेल का प्रयोग होता है ना। तो वह सेल जो क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का, है ना, निर्माण करता है, या जिसमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिसके द्वारा वहां पर यहाँ पर क्या होता है कि ईंधन यानी फ्यूल, है ना, फ्यूल जल करके विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है ना। तो इसे हम कह देंगे ईंधन सेल। ठीक, चलिए तो सामने देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये है दोनों कार्बन के इलेक्ट्रोड। देखिए एक इस साइड में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक इस साइड में इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रोड है इधर इस साइड में और एक इलेक्ट्रोड आपका ये लगा हुआ है। ये दोनों क्या आपके कार्बन के छिद्रित इलेक्ट्रोड हैं, यानी इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका कार्बन के इलेक्ट्रोड। इसमें एक साइड में देखिए एनोड है, दूसरी साइड में क्या है, कैथोड है। और इन सभी को क्या है कि एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, कनेक्ट कर दिया जाता है कि नहीं। यहाँ पर होता क्या कि इस साइड में देखिए लिखा हाइड्रोजन, यानी इधर क्या है इस साइड में, यानी बाईं ओर से क्या होता है कि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है ना, और दाईं ओर से क्या है कि ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है। इसके बीच में देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक वृत्त अपघट्य भरा हुआ होता है KOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ये भरा हुआ होता है इसके बीच में। ठीक, इसका ताप कितना होता है, तो इसके बीच का जो टेम्परेचर होता है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड था, 20 से 40 एटीएम इसका दाब होता है। ये 20 से 40 एटीएम क्या है, वायुमंडलीय दाब है कि नहीं। तो इस सेल में जो दाब होता है वो 20 से 40 एटीएम होता है और ताप जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक, अब क्या होगा, अब यहाँ पर इसमें अभिक्रिया कैसे होती है, रिएक्शन कैसे होती है, वो मैं आपको ओरली समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इस साइड से हाइड्रोजन गैस जाती है ना, हाइड्रोजन गैस इस साइड से जाएगी और ये इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोड छिद्रित होते हैं। छिद्रित होने का मतलब इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइन्यूट, इस तरीके से, है ना। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इन छिद्रों के माध्यम से क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस अंदर की ओर प्रवाहित करती है कि नहीं। यहां पर भी आप बना सकते हैं, से डायग्राम में इस तरीके से बना सकते हैं कि इसे छिद्रित इलेक्ट्रोड होते हैं, है कि नहीं। तो इन छिद्रों के माध्यम से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस अंदर की ओर प्रवेश करती है। तो यहां पर जब हाइड्रोजन गैस के अंदर प्रवेश करती है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया कर लेती है। देखिए बीच में क्या है, OH माइनस है। देखिए यहाँ पर क्या है, H2 गैस है और किसके साथ मिल जाएगी, OH माइनस आयनों के साथ, है कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस है और हाइड्रोक्साइड आयन है ना इसके अंदर, OH माइनस, इसके साथ हाइड्रोजन गैस क्या कर लेगी, रिएक्शन कर लेगी। और यहां पर जब रिएक्शन करेगी H और OH यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जब रिएक्शन होती है तो यहाँ क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कंबाइंड करेगी किसके साथ, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ। लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि ये है एनोड, और एनोड पर आपने पढ़ा कि जो प्राथमिक सेल होते हैं एनोड पर जो भी तत्व होता है या जो भी धातु होती है ना, उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण,
है कि नहीं। तो यहां पर हाइड्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा। अब सबसे पहले हम बात कर रहे थे इसकी संरचना पर। इसकी संरचना में आपको क्या लिखना है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे कि इस प्रकार के सेल में या इस सेल में कार्बन के 2 छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, है ना। इस प्रकार के सेल में कार्बन के 2 छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जो कैथोड एवं एनोड का कार्य करते हैं, है कि नहीं। यानी कार्बन के 2 छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं जो कैथोड एवं एनोड का कार्य करते हैं, है कि नहीं। इतनी बात लिखना है कि इस सेल में कार्बन के 2 छिद्रित इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो कैथोड और एनोड के रूप में कार्य करते हैं, है ना। फिर देखिए क्या है कि एनोड पर क्या होता है, एनोड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है ना, या एनोड की ओर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है कि नहीं। तथा कैथोड की ओर ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की जाती है ना, या कैथोड की ओर से ऑक्सीजन गैस इसमें प्रवेश करती है, आती है। ठीक, चलिए इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में आगे क्या लिखेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का विलयन भरा हुआ होता है कि नहीं। इन दोनों के बीच में, इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरा हुआ होता है जो एक प्रकार से विद्युत अपघट्य का कार्य करता है। ठीक, इतनी बात लिख लेंगे इसमें कि KOH विद्युत अपघट्य का कार्य करता है ना। फिर आगे क्या लिखेंगे कि इस सेल का जो ताप है ना, इस सेल का जो टेम्परेचर है वह 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा इसका जो दाब है वो 20 से 40 ATM एटमॉस्फेयर होता है कि नहीं। इस सेल का ताप 200 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जो ताप है वो 20 से 40, जो दाब है आपका 20 से 40 ATM यानी वायुमंडल होता है। तो ये बात हो गई इसकी ये। अब क्या होगा कि इस सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया होने से वाटर का निर्माण होता है ना। यानी इस सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की आपस में क्रिया होने से जल का निर्माण होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। इतनी बात इसमें लिखी जाएगी। इस सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रियाएं निम्नलिखित प्रकार हैं या निम्न प्रकार से हैं, ये आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी संरचना, है ना। संरचना को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी थ्योरी इसके लगा दी। अगर आपको एग्जैक्ट लिखना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका लिख सकते हैं। ठीक, चलिए तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं को लिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं, यानी एनोड। एनोड पर कौन है, एनोड पर आ रही है हाइड्रोजन गैस, है कि नहीं। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ कंबाइंड करेगी। तो चलिए यहां पर लिख लेते हैं 2H2 प्लस 4OH माइनस। ये होगा कितने OH लगेंगे, 4 OH लगेंगे। ठीक, और उसके बाद यहां से क्या होगा, एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनों का देखिए, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेंगे, है कि नहीं। चलिए तो 4 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर दिया इसने। अब देखिए 4 OH से रिएक्शन करके बनेगा कितना वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 4H2 का निर्माण हो जाएगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4H2O हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। तो 2H2 प्लस 4OH माइनस 4H2 और 4 इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन, ये एनोड पर रिएक्शन होगी। कैथोड पर क्या होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करेगा, ऑक्सीजन गैस ग्रहण करेगी। ठीक, तो चलिए कैथोड पर लिख लेते हैं, है ना। कैथोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन गैस 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी और यहाँ पर जो बना हुआ वाटर है वो भी ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइंड करेगा। ठीक, चलिए लिख लेते हैं O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उसके बाद 2H2O, है ना। यानी वाटर का भी यहाँ पर क्या होगा, वाटर के साथ भी ऑक्सीजन की क्या होगी, रिएक्शन, क्योंकि इसके अंदर जल का निर्माण होगा वाटर के अंदर, है ना। तो वाटर का जब निर्माण होगा तो वाटर के साथ ऑक्सीजन भी तो इसके अंदर आ रही है, तो सब क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन भी करेंगे साथ साथ। चलिए तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 4OH
माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को ऐड कर देंगे, तो यहां पर H2O और ऑक्सीजन मिलकर के और OH माइनस आपका बना दिए हैं। ठीक, चलिए अब देख लीजिए अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या है, राइट साइड का राइट साइड में लिख दीजिए और लेफ्ट का लेफ्ट में, तो यहां पर हो जाएगा 2H2, 4OH से 4OH भी क्रॉस कर दीजिए, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, 4OH से 4OH कट गए, और यहां पर क्या है कि 4H2O है और ये 2H2O है, तो ये भी कट जाएगा, 2H2O बचेगा। यानी यहां से देखिए क्या बचा, 2H2 प्लस O2, और क्या बचा है, ये बचा आपका 2H2। इस प्रकार से क्या होगा, ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी, है ना। तो अभिक्रिया क्या है कि आपकी एनोड पर हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर ऑक्सीजन का क्या होगा, अपचयन होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का काम करेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें ये क्या होंगे, रिएक्शन देखिए फाइनल वही आया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के वाटर का निर्माण होता है, जल का फॉर्मेशन होता है कि नहीं। तो इस प्रकार से इस सेल के अंदर ये रिएक्शन होगी। अब इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूं, तो इसका जो उपयोग होता है वो जो हमारे रॉकेट वगैरह है जो छोड़े जाते हैं, है ना, आप इसको लिख सकते हैं कि इसका प्रयोग यानी ईंधन सेल का प्रयोग, फ्यूल सेल का प्रयोग रॉकेट में होता है, रॉकेट वगैरह में किया जाता है। ठीक, ये आप लिख सकते हैं, या अंतरिक्षयान में लिख सकते हैं कि अंतरिक्षयान या रॉकेट में किया जाता है। ठीक, तो ये हो गई इसकी संरचना, इसका चित्र और इसकी ये रिएक्शंस, इसके उपयोग। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डिस्कशन करता हूं आपसे आगे की ओर। तो चलिए देख लेते हैं अगले टॉपिक को। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके बाद गिब्स मुक्त ऊर्जा, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना, यानी गिब्स फ्री एनर्जी इसको कहते हैं। तो देखिए गिब्स मुक्त ऊर्जा क्या होती है कि स्थिर ताप, यानी यहाँ पर देखिए डिफिनेशन को, क्या है कि स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में, यानी स्थिर ताप एवं दाब, यानी यहाँ पर क्या है कि जो ताप है और जो दाब है वो दोनों क्या है, स्थिर हैं, कांस्टेंट हैं। ठीक, तो स्थिर ताप एवं दाब पर किसी प्रक्रम में, है ना, निकाय। अब ये निकाय क्या होता है, तो निकाय होता है सिस्टम, है ना, इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, निकाय, या इसको तंत्र भी कह सकते हैं, है ना। तो सिस्टम के पास उपलब्ध ऊर्जा जिसे वह कार्य में बदलता है, या जिसे वह उपयोगी कार्य में, यहां पर एक वर्ड लिख लीजिएगा, उपयोगी, हाँ, उपलब्ध ऊर्जा जिसे वह उपयोगी कार्य में बदलता है उस निकाय की गिब्स मुक्त ऊर्जा कहलाती है, इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहां पर कहा गया कि किसी सिस्टम के पास, है ना, एक ऊर्जा, आपको पता है कि हर वस्तु के पास, हर व्यक्ति के पास एक निश्चित ऊर्जा होती है, जिसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति की ऊर्जा कहते हैं, या जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है कि कोई वस्तु है ना, कोई भी हमारा ये सिस्टम है ना, ये कोई भी एक सिस्टम है, एक निकाय है। तो यहाँ पर क्या है कि इसके पास मान लिया कि हमारी 50 किलो जूल, यानी इस सिस्टम के पास मान लिया कि 50 किलो जूल क्या है, ऊर्जा इसके पास संरक्षित है ना, संरक्षित है इसके पास। तो 50 किलो जूल ऊर्जा इसके पास क्या है, संरक्षित है। अब 50 किलो जूल में से मान लिया कि ये वर्क कर सकता है कितना, है ना भाई, 50 किलो जूल ऊर्जा है, तो 50 किलो जूल ऊर्जा में से मान लिया कि ये वर्क कर सकता है कितने जूल ऊर्जा, तो मान लिया कि ये 30 किलो जूल ऊर्जा को खर्च कर सकता है ना। तो कोई भी सिस्टम या कोई भी निकाय या कोई भी तंत्र या कोई भी व्यक्ति भी कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक, तो यहां पर क्या होगा कि जितनी ऊर्जा खर्च कर सकता है ना, जितनी ऊर्जा खर्च करके वो कार्य कर सकता है, या जितनी ऊर्जा को वो कार्य के रूप में परिवर्तित कर सकता है, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं, है ना। यानी जितनी ऊर्जा हम खर्च कर सकते हैं वो क्या कहलाएगी, वो आपकी कहलाएगी गिब्स मुक्त ऊर्जा, है कि नहीं। जैसे आप क्या है कि अभी खाना पीना खा करके आए, है ना, और उसके बाद क्या हुआ कि आपने कोई भी वर्क करना स्टार्ट कर दिया, प्रारंभ कर दिया, कार्य चालू कर दिया, है कि नहीं। तो फिर क्या होगा कि खाने के बाद आपको ऊर्जा जो मिली थी, जितनी भी एनर्जी आपको मिली थी,
है ना, खाना खाने के बाद। उसके बाद क्या किया आपने, वर्क किया यानी कार्य किया। तो कार्य करने के दौरान क्या होगा, आपकी ऊर्जा उस कार्य के रूप में क्या होगी, खर्च होगी कि नहीं होगी। आप जैसे जैसे वर्क करते जाएंगे तो वहां पर एनर्जी का लॉस आपको देखने को मिलेगा, आपकी ऊर्जा खर्च होगी ना। एक समय ऐसा आएगा कि जब आप कार्य करते करते थक जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी कैपेसिटी थी ऊर्जा खर्च करने की, वो ऊर्जा आपने खर्च कर दी है। अब आप उससे अधिक ऊर्जा नहीं खर्च कर सकते, है ना। तभी तो आपको थकावट अनुभव हो रहा है, थकावट का एहसास हो रहा है कि नहीं। तो जितनी ऊर्जा आपने खर्च कर दी उस कार्य को करने में, वही ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी, है ना। एक जनरल एग्जांपल था समझाने के लिए। तो जितना आप कार्य करके ऊर्जा खर्च कर सकते हैं, वही ऊर्जा आपकी गिब्स मुक्त ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पर इस सिस्टम ने कार्य में कितनी ऊर्जा खर्चा कर दी, 30 किलो जूल, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। ये क्या हो जाएगी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये इसने 30 किलो जूल ऊर्जा खर्च कर दी, और जो सिस्टम, है ना, या कोई भी वस्तु जितनी ऊर्जा खर्च करेगा उपयोगी कार्य में बदल देगा उसको, वही कहलाएगी इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा, है कि नहीं। तो ये इसकी गिब्स मुक्त ऊर्जा हो गई। और बाकी बची हुई क्या हो गई, इसकी 20 किलो जूल जो इसकी है वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, अब खर्च करने के बाद जो बची हुई है कि नहीं। क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय पूरी ऊर्जा को कभी नहीं खर्च करता है कि नहीं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। आप इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूं। तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब यहां पर देखिएगा, मैं छोटी सी डेफिनेशन और आपको बता देता हूं। रिलेशनशिप क्या होगा कि गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विरुद्ध वाहक बल में संबंध। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कि गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा व सेल के ईएमएफ में संबंध है ना। ये रिलेशनशिप आपको लॉन्ग में पूछा भी नहीं जाता है, कभी नहीं पूछा गया, केवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो यहां पर क्या है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा यानी डेल्टा जी और वह सेल के ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल, है ना। तो क्या है कि गिब्स मुक्त ऊर्जा व सेल के विद्युत वाहक बल में संबंध है। चलिए मैं संबंध को लिख देता हूं। तो यहां पर संबंध जो हमारा होता है इसका, वो डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल, ये होता है आपका रिलेशनशिप, है ना। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई सेल। ई सेल क्या है, ये सेल का विद्युत वाहक बल है कि नहीं। और एफ क्या है, फराडे नियतांक 96,500। मैंने बहुत समझाया है आपको, मेरा वीडियो देख लीजिएगा नष्ट समीकरण वाला, ठीक। स्मॉल एन क्या है, तो ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कोई भी रिएक्शन आपको दी जाएगी, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए जा रहे होंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग किए गए हैं, एन क्या है, उनके इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो अब ये है अमानक परिस्थिति का। मानक परिस्थिति का क्या होगा, तो मानक परिस्थिति के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा कि डेल्टा जी के ऊपर क्या लग जाएगा, जीरो, और माइनस एन एफ ई जीरो सेल, यानी ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा मानक परिस्थिति के लिए। मानक परिस्थिति के लिए कुछ और नहीं होता है, केवल डेल्टा जी के ऊपर जीरो लग जाएगा, ई जीरो के ऊपर, यहाँ इस सेल के ऊपर जीरो लग जाएगा। जब जीरो लग जाएगा तो वो कंडीशन मानक के लिए है, और जीरो जब जीरो नहीं लगा हुआ होगा तो वो कंडीशन अमानक परिस्थिति के लिए है कि नहीं। तो यहाँ पर इस फार्मूले को आप ध्यान रखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको। तो चलिए, मैंने पहला क्वेश्चन ले लिया है आपके गिब्स मुक्त ऊर्जा पर, है ना। यहाँ पर मैं आपको एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा देता हूँ, ताकि ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाए पूरी तरीके से। और देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए, है ना। यानी ये रिएक्शन आपको दी गई है, इसके लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना है। और इसमें आपको क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन और जुड़ा हुआ था कि साम्य स्थिरांक, और साम्य स्थिरांक के लिए लॉग का फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो वो आपके एग्जाम में आज तक कभी नहीं आया और ना ही आएगा, है ना, क्योंकि लॉग वाला वो मैथमेटिकल में चला जाता है, उतना कठिन सवाल आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा, ठीक। मानक गिब्स ऊर्जा निकालने के लिए आपसे कहा जा सकता है, उस पर मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं, है ना। तो सामने देखिए रिएक्शन लिखी हुई है कि 2Fe ट्रिपल प्लस है
और 2I माइनस है और यहाँ पर 2Fe डबल प्लस है और आयोडीन है। एक रिएक्शन ये आपको दी गई है और यहाँ पर आपसे कहा गया कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना। और कौन सी गिब्स मुक्त ऊर्जा? देखिए एक शब्द कह दिया मानक, तो जब मानक होगा तो डेल्टा जी के सफिक्स में ऊपर क्या लगा देते हैं? जीरो, है कि नहीं? अमानक में जीरो नहीं होता, मानक वाले में जीरो आ जाता है बस, है कि नहीं? तो यहाँ पर मानक गिब्स ऊर्जा की गणना करना। आप देखिए यहाँ पर फार्मूला जरा आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए कौन सा था। फार्मूला आपका था डेल्टा जी जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल, जीरो बराबर माइनस एन एफ ई जीरो सेल हो जाएगा। अब इसके फॉर्मूले में करना क्या है आपको? तो यहां से देखिए आपको चाहिए क्या? एन चाहिए। एन क्या है? ग्रहण या त्याग किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ये एन कहां से पता चलेगा? तो एन रिएक्शन से निकालना पड़ेगा, ऑक्सीकरण और अपचयन ढूंढ करके, है कि नहीं? चलिए एन को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर चार्ज कितना है? आयरन है यहाँ पर 2, है कि नहीं? आयरन यहाँ पर कितना है? देखिए आयरन के सामने 2 लगा हुआ है, 2 है। इधर भी आयरन कितना है? 2 है। इसके ऊपर यहाँ चार्ज कितना लगा? 3 लगा हुआ है, 3। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6। यानी यहाँ पर जो आयरन पर चार्ज है वो कितना है? यानी यहाँ पर जो इसके ऊपर चार्ज है वो +6 आवेश है इसके ऊपर, है कि नहीं? यहाँ पर कितना है? 2 दूनी 4। तो यहाँ पर आवेश कितना है? प्लस का 4 है। तो देख रहे हैं 6 से कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। तो 6 से 4 आवेश का घटना क्या होता है? आवेश का घटना होता है अपचयन, है कि नहीं? तो इसमें आयरन का क्या हो रहा है? आयरन का अपचयन हो रहा है कि नहीं? उसके बाद आयोडीन यहाँ पर कितना है? आयोडीन के ऊपर 2 माइनस, देखिए माइनस लगा है 1, यहाँ पर संख्या में कितना? तो 2, यहाँ 2 माइनस हो गया। यहाँ पर आयोडीन पर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो -2 से कितना हो रहा है? 0, यानी ये बढ़ रहा है कि नहीं? तो 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण और अपचयन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर आयोडीन का क्या हो रहा है? आयोडीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। कुल मिलाकर के 2 इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीकरण अपचयन या हेरफेर हो रहा है। भाई 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? त्याग करेगा। तो 2 ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आपको मिल गई वो कितनी है? 2 है, 2। f की वैल्यू, f फैराडे नियतांक है, इसका मान फिक्स होता है 96,500, है कि नहीं? f का मान कितना होता है? f का मान फिक्स होता है 96,500 कूलाम, है कि नहीं? ये वैल्यू इसकी हो जाएगी f की। E0 सेल आपके सवाल में दिया गया है यहाँ पर, तो सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में रखिए और आंसर प्राप्त कर लीजिए, है कि नहीं? चलिए तो यहाँ पर डेल्टा जी लिख देते हैं -n। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 2 है, इंटू f की वैल्यू कितनी? 96,500 कूलाम। E0 सेल कितना है? तो 0.236, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 45,548, है ना? यानी माइनस का कितना आ जाएगा? 45 और 548 ये आ जाएगा। अब ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? जूल होगा, तो ये हो जाएगा जूल। और क्या हो जाएगा? प्रति मोल हो जाएगा, जूल प्रति मोल होगा। कहीं भी आप डेल्टा जी कैलकुलेट करेंगे तो जूल प्रति मोल हो जाएगा। अब क्या है, हो सकता है कि आपकी किताब में आंसर किलो जूल में लिखा हुआ हो, तो किलो जूल में करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से भाग कर देंगे। तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। 1000 से अगर इसको भाग कर देंगे तब आपका आंसर किस में आ जाएगा? तब आंसर आपको किलो जूल में मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आंसर आपका ये लिखा हुआ हो, यानी ये हो जाएगा डेल्टा जी बराबर, डेल्टा जी नॉट बराबर कितना हो जाएगा? -548 किलो जूल। और अगर मोल को ऊपर ले लेंगे तो मोल इनवर्स भी मिल सकता है आपको, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो हो सकता है कि ये आंसर हो, ये भी आंसर सही है और ये आंसर भी सही है। दोनों में से कोई भी आंसर लिखेंगे, कोई आंसर आपका गलत नहीं है। जैसे मान लिया किलो जूल में नहीं कन्वर्ट करते हैं, जूल में लिख देते हैं, तभी आंसर क्या है? बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से डेल्टा जी का कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो मैंने लिया था आपके लिए ईंधन सेल, और एक छोटा सा टॉपिक था गिब्स मुक्त ऊर्जा का, इसको मैंने आपको समझाया है ना? इस पर सवाल भी एक आपको प्रैक्टिस करवा दिया। इस तरीके के सवाल मिले आप प्रैक्टिस करिए, अगर नहीं हो पाते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया हुआ होगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।